तो अब हम न्यूटन के गति के तृतीय नियम की बात करने के लिए तैयार है और शायद आपने इसके बारे में पहले सुना भी होगा, लेकिन इस वीडियो में हम ये प्रयास करेंगे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये जो वाक्य हमने यहाँ पर लिखा है ये लैटिन संस्करण का अनुवाद है। हालांकि न्यूटन खुद अंग्रेज थे, लेकिन उन्होंने इसे लैटिन में लिखा था क्योंकि उस समय लोग लैटिन भाषा में चीज़ों को ज़्यादा गंभीरता से लेते थे। तो ये नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया की सदैव एक समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, दो पिंडों द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बल सदैव समान होते हैं और वे विपरीत दिशाओं में निर्दिष्ट होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी चीज़ पर बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी आप पर बल लगाएगी और वो जो बल होगा उसका मान उतना ही होगा जितना आपने बल लगाया है, लेकिन उसकी जो दिशा होगी वो विपरीत होगी। तो उदाहरण से इसे समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक पिंड है। अब इस पिंड पर हम ये जो दाई दिशा है इस दिशा में एक बल लगा रहे हैं और मान लेते हैं कि ये जो पिंड है ये किसी बर्फ़ की सिल्ली पर रखा है ताकि ये आसानी से खिसक पाए। तो ये हम यहाँ पर ये बर्फ़ की सिल्ली यहाँ पर बना देते हैं और हमें पता है कि जब हम इस पिंड पर कोई नेट बल लगाएंगे तो ये त्वरित होगा, ये एक्सिलरेट होगा और हम ऐसा मान लेते हैं कि हम इतना बल लगा रहे हैं कि ये जो घर्षण बल है उसको पार पा लेगा, उससे अधिक होगा। तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है कि जब हम इस पिंड पर एक बल लगा रहे हैं तो ये पिंड भी हम पर एक समान और विपरीत बल लगाएगा। और यदि आप इसके प्रमाण के बारे में सोचना चाहें तो जब आप बल लगाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी जो हाथ की उंगलियां है वो भी थोड़ी सी दब जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो पिंड है वो भी आप पर एक बल लगा रहा है। एक काम कीजिए, मान लीजिए आप किसी मेज या आपके आसपास कोई वस्तु हो तो उस पर आप बल लगाने का प्रयास कीजिए। तो मान लीजिए हम ये जो मेज है इस पर एक बल लगा रहे हैं और यदि हम इस पर एक पर्याप्त बल लगा दें तो हो सकता है शायद ये मेज़ जो है वो हिल भी जाए। लेकिन एक चीज़ जिस पर आपको ध्यान देना है वो ये है कि जब आप बल लगा रहे हैं तो आपकी जो हथेली है वो भी दब रही है, उस पर भी एक बल लग रहा है। और ये बल कौन लगा रहा है? ये बल मेज़ आप पर लगा रही है। और यदि ये मेज़ आप पर कोई बल नहीं लगाती तो आपको ये जो दाब महसूस हो रहा है, ये जो प्रेशर महसूस हो रहा है, ये नहीं होता। आपकी जो हथेली होती है वो पूरी तरह से असंपीड़ित रहती, यानी कि वो दबती नहीं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए कि आप समुद्र तट पर चल रहे हैं और आसपास रेत है। अब यदि आप रेत पर कदम रखते हैं तो मान लीजिए ये आपका जूता है। तो जब आप रेत पर चल रहे होते हैं तो स्पष्ट रूप से आप रेत पर कुछ ना कुछ बल लगा रहे होते हैं और ये जो बल होता है ये आपके भार के बराबर होता है, यानी आपके वेट के बराबर होता है लगभग, यानी कि आपके और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके बराबर। तो आप रेत पर कुछ बल लगा रहे हैं और इसका एक सबूत ये है कि जब आप चलते हैं तो रेत विस्थापित हो जाती है। आप अपने पदचिन्ह जो होते हैं, फुटप्रिंट्स जो होते हैं, उन्हें देख सकते हैं क्योंकि वहाँ से रेत साइड में हट गई है। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से आप तो रेत पर एक बल लगा रहे हैं, लेकिन जो रेत है वो भी आप पर एक समान और विपरीत बल लगा रही है। और उसका क्या सबूत है? तो इसे समझने के लिए आप न्यूटन के दूसरे नियम को याद कीजिए। अगर आपको याद हो तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है तो वो आपको नीचे की ओर त्वरित करता है। तो यदि कोई बल इस बल के विपरीत दिशा में नहीं होता तो आप नीचे की ओर त्वरित होते जाते। लेकिन जो सतह है वो एक संतुलित बल प्रदान करती है जो ऊपर की दिशा में, जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में है, जिस कारण से आप नीचे त्वरित नहीं होते जाते हैं। तो इसीलिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो नीचे की ओर है और जो सतह बल प्रदान कर रही है जो ऊपर की ओर है, इन दोनों का जो नेट बल होता है वो शून्य होता है और इसलिए आप वहीं रहते हैं, आप ऊपर या नीचे नहीं जाते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेत है वो भी आप पर एक बल लगा रही है और ये जो बल है ये आपके भार के समान ही है, लेकिन ये विपरीत दिशा में, यानी कि आप नीचे की ओर बल लगा रहे हैं और जो रेत है वो आप पर ऊपर की ओर बल लगा रही है। ठीक है, अब चलिए रॉकेट के उदाहरण को देखते हैं और शायद ये न्यूटन के तीसरे नियम का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। तो जो रॉकेट होता है वो वायुमंडल से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा होता है, ये अंतरिक्ष में जाने का प्रयास कर रहा होता है। तो मान लीजिए ये अंतरिक्ष में है, तो अंतरिक्ष में इसके आसपास कुछ भी नहीं होता जिसे ये धकेल कर आगे बढ़ पाए या त्वरित हो पाए। तो हम क्या करते हैं, हम इस रॉकेट के पास ही, इसके आसपास ही ईंधन टैंक लगा देते हैं
अब ये जो ईंधन टैंक है इसमें कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती है जिनके कारण ये जो ईंधन है ये इन रॉकेट के टैंकों से बाहर निकलता है। बहुत ही उच्च वेग के साथ ये गैसें बाहर निकलती है। तो अब यहाँ पर ये जो गैस के कण होते हैं उन कणों पर एक बल लग रहा होता है और ये भले ही छोटे बल हो लेकिन सारी गैस के जो कण हैं उन्हें मिलाकर ये एक पर्याप्त बल बन जाता है। तो ये जो बल होता है, जो गैस के कणों पर बल लग रहा है, तो ये जो गैस के कण हैं ये रॉकेट पर एक बल लगाते हैं और जिस कारण से जो रॉकेट है वो आगे बढ़ पाता है। तो हो क्या रहा है, गैस जो है वो बाहर निकल रही है और उस पर एक बल लग रहा है और वो जो गैस है वो भी रॉकेट पर एक विपरीत दिशा में बराबर का बल लगा रही है, जिस कारण से रॉकेट विपरीत दिशा में त्वरित हो पा रहा है, यानी कि वो आगे बढ़ पा रहा है। चलिए एक अंतिम उदाहरण देखते हैं। तो मान लीजिए एक अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। अब वो स्पेस स्टेशन से बाहर आता है ताकि वो किसी उपकरण की मरम्मत कर पाए, लेकिन गलती से उसका हाथ छूट जाता है और वो स्पेस में, अंतरिक्ष में फ्लोट करने लगता है, ऐसे बहने लग जाता है। अब उसे फिर से इस उपकरण के पास आना है, तो वो क्या कर सकता है? अब उसके पास रॉकेट के जैसा कोई ईंधन तो है नहीं, तो सोचिए वो क्या कर सकता है। तो मान लेते हैं कि उसके पास कोई भारी उपकरण है, मान लीजिए उसके पास कोई हथौड़ा है, तो वो इस हथौड़े का उपयोग करके कैसे वापस से उसे जहाँ जाना है वहाँ आ सकता है। तो उसे क्या करना होगा, उसे जिस भी दिशा में जाना है उसे उसके विपरीत दिशा में हथौड़े को फेंकना होगा, क्योंकि जब वो हथौड़े को फेंकेगा तो वो उस पर कुछ बल लगाएगा और उसी कारण से जो हथौड़ा है वो भी उस अंतरिक्ष यात्री पर कुछ बल लगाएगा, लेकिन वो विपरीत दिशा में होगा। तो इसी कारण से जो अंतरिक्ष यात्री है वो हथौड़े की दिशा के विपरीत दिशा में फ्लोट करने लगेगा, उस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से वो फिर से उसे जहाँ जाना है शायद वहाँ तक पहुँच पाए। तो आशा है कि इन उदाहरणों से आपको न्यूटन के तीसरे नियम को समझने में कुछ मदद मिली होगी। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।